तो यार ये है आज की हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रे। इसके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इस पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं। इसकी पावर्स के सामने वर्ल्ड की टॉप लेवल मैजिशियंस और फाइटर्स भी कुछ नहीं कर पाते। असल में इस एनिमी के अंदर दो तरह की फैमिलीज के लोग रहते हैं, एक रॉयल फैमिली और एक ऑर्डिनरी फैमिली। रॉयल फैमिलीज के लोग ऑर्डिनरी फैमिली के लोगों को कभी भी अच्छे से ट्रीट तक नहीं करते। ये लोग बिल्कुल ही ऑर्डिनरी फैमिली के लोगों को नीचे जाति का और कमजोर मानते हैं और ये अपना मेन कैरेक्टर रे इसी ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पास भले इस पूरे वर्ल्ड की टॉप लेवल पावर्स हैं, लेकिन उसके अकेडमी में कोई भी स्टूडेंट उसके इन पावर्स के बारे में नहीं जानता। हर कोई उसे बस कमजोर और नीची जाति का मानता है। लेकिन यार इनको क्या पता कि अपना मेन कैरेक्टर रे जिसे लोग अपने सामने कुछ भी नहीं समझते, वो पावर्स के मामले में इनके बापों का ही बाप है। इस कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि भागते हुए एक आदमी की तरफ जा रहा था, लेकिन इतने में कोई अनजान चीज आकर उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। और जब वो लड़का मुड़कर देखता है तो उसकी एक और साथी जमीन पर पड़ी हुई थी। अपने दो साथियों को इस हालत में देखकर उसका गुस्सा बहुत तेज से बढ़ने लगा, जिससे उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और उसके चारों तरफ एक काफी बड़ा आइस बॉल क्रिएट हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वो आइस बॉल पूरी तरह से कांच के टुकड़ों में बिखर गया। अब यहाँ पर इसके सीधा कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मैजिक अकेडमी में रे नाम का एक लड़का एडमिशन लेता है। अंदर जाते हुए जब अपनी बुक में क्लासरूम का रास्ता ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक लड़की टकराती है। अब इससे पहले कोई लड़की नीचे गिरती, अपना रे बिल्कुल एक हीरो स्टाइल में उसे पकड़ लेता है। रे का ये हैंडसम चेहरा देखकर वो लड़की बिल्कुल ही शर्म के मारे लाल हो गई और रे से उसके बारे में पूछती है। उसके पीछे खड़ी दो लड़कियां बातें करने लगी कि मैंने सुना है कि आज हमारी इस अकेडमी में एक ऑर्डिनरी लड़का पढ़ने आने वाला है, लगता है ये वही है। अभी सुनते ही जो लड़की पहले तो रे से शर्मा रही थी वो तुरंत ही पीछे हटकर उसे ऑर्डिनरी क्या के काफी बुरा भला सुनाने लग जाती है। वो तो बिल्कुल ही ऐसी हरकत करने लग जाती है कि जैसे उसका हाथ पता नहीं किसी कीचड़ में ही लग गया हो। और यार ये लड़की ऐसा यहाँ पर इसलिए कर रही है क्योंकि जिस अकेडमी के अंदर अपने रे ने एडमिशन लिया है उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ रॉयल फैमिलीज के लोग ऑर्डिनरी फैमिली के लोगों को बिल्कुल ही नीचा समझते हैं। जैसे काफी जगहों पर होता है ना कि लोग लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। अब रे का सामना एल्बर्ट और उसके दोस्तों से होता है, जहाँ पर ये लोग भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट से काफी नफरत करते हैं। उनके हिसाब से तो इस ग्रेट मैजिक अकेडमी में सिर्फ रॉयल फैमिली के बच्चों को पढ़ने का हक है, ना कि किसी ऑर्डिनरी फैमिली के बच्चों को। रे फिर भी उसे काफी अच्छे से बर्ताव करता है और उसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन यार ये लोग रॉयल फैमिली के बच्चे जो है उनका बर्ताव तो कभी चेंज होने वाला था नहीं। रे उससे कहता है कि चाहे तुम लोग जो भी सोचो मेरे बारे में, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसी अकेडमी के अंदर पढ़ूंगा। ये सुनते ही एल्बर्ट गुस्से में आकर रे को मारने वाला था कि तभी रोज नाम की एक लड़की आकर उसे रोक लेती है। रोज को देखती एल्बर्ट और उसका पूरा ग्रुप वहां जाने लग गया क्योंकि रोज इस पूरे सिटी में टॉप 3 फैमिलीज में आती है। एल्बर्ट के जाने के बाद रोज रे को अपना नाम बताते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इस अकेडमी के अंदर एडमिशन मिला है तो जरूर तुम्हें कुछ खास ही होगा। जाते हुए रोज उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर बात कर सकते हो। अब इसके बाद हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सारे न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करती है। वो सभी से कहती है कि तुम लोग को यहाँ पर एडमिशन मिल गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे अब हर किसी को कड़ी मेहनत करके एक अच्छा मैजिशियन और स्वर्ड्समैन बनना होगा। प्रिंसिपल का लेक्चर खत्म होने के बाद रोज सबके सामने आकर स्टूडेंट्स का वेलकम करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव है। इसके बाद क्लासरूम में आने पर प्रोफेसर ग्रे रे को सभी स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस कराती है। सभी रे को देख के हैरान थे और ज्यादा किसी को रे से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वही एल्बर्ट रे से बहुत चिढ़ रहा था क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी के साथ कभी नहीं रह सकता। तभी जब रे क्लास में अपनी सीट पर बैठने के बाद बाहर देखता है तो बाहर का वो खूबसूरत नजारा अचानक से एक डिस्ट्रक्शन से भरी हुई जगह में बदल जाता है, पर सिर्फ कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल भी हो गया। यहाँ पर देखने में ऐसा लगा कि जैसे रे को कुछ याद आ रहा है। रे का ध्यान क्लास में ना होकर बाहर था, जो देख के टीचर उसके ऊपर चौक फेंकती है। लेकिन यार रे हमेशा की तरह इस सब मामलों में अलर्ट रहा करता है, तो जल्दी से उस चौक को पकड़ लेता है, पर ये चौक थोड़ी अलग थी। उसके ऊपर करते ही वो ब्लास्ट हो गया, जिसका पूरा डस्ट उसके चेहरे पर आ जाता है और पूरी क्लास में इससे उसका मजाक ही बन गया। वैसे भी डिस्ट्रक्शन से भरी जिस सिटी का नजारा दिखाया गया था उसके बारे में आगे तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इधर क्लास में प्रोफेसर सभी को 7 ग्रेटेस्ट सॉर्सर के बारे में बताती है, और ये सॉर्सर्स को मैजिशियंस भी कहा जाता है, ऐसे लोग जिनके पास कुछ स्पेशल मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल करने की ताकत होती है। इन 7 ग्रेट सॉर्सर्स में से फर्स्ट है इस अकेडमी की प्रिंसिपल, जिसे ब्लेड सॉर्सर भी कहा जाता है, और दूसरी कैरोलिन नाम की एक प्रोफेसर है जिसे स्पेल बाइंडिंग सॉर्सर भी कहा जाता है, और तीसरा एक आइस ब्लेड सॉर्सर। लेकिन यार किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है क्योंकि वो लास्ट वॉर के बाद कहाँ गायब है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और अब बचे बाकी 4 सॉर्सर्स, लेकिन इनके बारे में भी किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं। ऐसा ही माना जाता है कि आइस ब्लेड सॉर्सर इन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि तुम सबका एक गोल होना चाहिए कि तुम इन 7 ग्रेट सॉर्सर्स की तरह बनो, और यहाँ हमेशा की तरह एल्बर्ट को ब्लेड के होने से दिक्कत होती है। वो कहता है कि अगर हमें ग्रेट सॉर्सर बनना ही है तो हमारे बीच ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्यों है, और यार तुम लोग भी चिंता मत करो, रे के बारे में भी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है। प्रोफेसर गुस्से में उसे कहते हैं कि अभी तुमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन रे ने इस अकेडमी के टॉप एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू को पास किया है, इसलिए उसे एडमिशन मिला। वो अपने दम पर इस अकेडमी में आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे तुम लोगों को भी कोई एतराज होना चाहिए। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को कोड थ्योरी के इस्तेमाल से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उसे इरेज करने का सिखाती है। रोज प्रोफेसर से पूछती है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोई लिमिटेशन होती है, जिस पर प्रोफेसर ने उसे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना उसे क्रिएट करने वाली एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही वो मैजिक के 4 स्टेप्स ही बताती है, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। अरे वही जो तुम लोगों ने पढ़ाई होगा ना स्कूल में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी वही है। अब बाकी स्टूडेंट्स तो प्रोफेसर को देख के बड़े हैरान हो रहे थे कि यार हमारे टीचर तो बड़ी कूल है, लेकिन तभी पीछे बैठी लड़की
उनसे पूछती है कि आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एंटी मटेरियल का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वो बताती है कि तुम्हें इस अकेडमी में ऐसा कोई भी नहीं मिल सकता जो कि एंटी मटेरियल का इस्तेमाल करता हो। इस लड़की को अपना रे भी थोड़ा नोटिस करता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स कोड थ्योरी का इस्तेमाल करके अपने अपने तरीके से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने लग जाते हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ रे किसी भी ऑब्जेक्ट को ढंग से क्रिएट तक नहीं कर पाता, जो देख के बाकी स्टूडेंट्स उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर इसे ये भी मैजिक नहीं आ रहा तो जरूर इसने एंट्रेंस टेस्ट में चीटिंग की होगी। अब उनकी क्लास खत्म होने पर रे कॉरिडोर से जाने लगा कि तभी उसकी नजर उस क्लास वाली लड़की पर पड़ती है जिसने प्रोफेसर से सवाल पूछा था। रे ने उसे लाइब्रेरी में जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो उससे आकर बात करने लगा और खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। इस लड़की का नाम एलिसा है। यहाँ इन दोनों की बातों से ये पता लगता है कि एलिसा डॉक्टर एमिसवर्थ नाम की एक रिसर्चर की काफी बड़ी पंखी यानी कि फैन है, इसलिए वो भी उसकी तरह बनना चाहती है। रे उससे कहता है कि हाँ, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी है और मैं भी उनका काफी बड़ा फैन हूँ। उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, आखिर तुम अपने बालों को ऐसे ढके क्यों रखती हो, तुम्हारे तो बाल ऐसे भी कितने अच्छे हैं। इस पर वो बताती है कि असल में उसके ईयर्स एल्फ जैसे दिखते हैं, इसी वजह से वो अपने कानों को हमेशा ढक के रखा करती है। लेकिन रे उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे कान बहुत अच्छे लगे, इसमें क्या कमी है। ये सुनते ही उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। अब शाम होने पर रे हॉस्टल के रूम में आता है जहाँ उसकी मुलाकात अभी नाम के एक लड़के से होती है। और हाँ, ये बाकी के रॉयल फैमिलीज के स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों ही जैसे एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल भाई भाई। दोनों ही अपनी फिटनेस को काफी प्रायोरिटी देते हैं और बॉडी तो तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो इनकी। अगले दिन अपनी ट्रेनिंग करते वक्त रे बहुत स्पीड में रनिंग करते हुए एक लड़की के बहुत करीब से गुजरता है और उसके स्पीड के कारण उस लड़की के थोड़े कपड़े भी उड़ते हैं। फिर वापस आकर जल्दी से उस लड़की से माफी मांगता है। इस लड़की का नाम रेबिका है जो कि इस वक्त अभी 3rd ईयर की स्टूडेंट है और ठीक क्रोस की तरह ये भी टॉप 3 फैमिली से बिलोंग करती है। अब अगले दिन स्कूल में आते ही अभी रे को रोज और रेबिका के फैमिली के बारे में बताने लगा कि इन दोनों की फैमिली बहुत ही बड़ी मानी जाती है और ये दोनों ही लड़के काफी इंटेलिजेंट भी है। अंदर आने पर रे बताता है कि उसे प्रिंसिपल ने बुलाया है। अब जब वहाँ जाने ही लगा कि तभी एक लड़की उससे काफी तेज से आकर टकराती है, लेकिन रे तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। इस लड़की का नाम क्लेरिस है जो कि ये भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ इस लड़की की फैमिली स्टेटस के बारे में अभी ज्यादा किसी को नहीं पता होता। इनके बीच ऐसी थोड़ी और बातें होती हैं और लड़की कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही थी, इसलिए उससे आप किसी तरह पीछे छुड़ाकर रे प्रिंसिपल से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर रे प्रिंसिपल को जनरल कह के बुलाता है। इस पर प्रिंसिपल उससे कहते कि अभी हम लोग स्कूल में हैं, तो मुझे प्रिंसिपल कह के बुला सकते हो। अब रे ने ऐसा क्यों कहा ये चीज तुम लोग को आगे पता लगेगा। इसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी टीचर एल्बर्ट और रे के बीच में एक बैटल करवाती है। एल्बर्ट तो यहाँ पर रे को देख के अभी भी काफी गुस्से में होता है। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रे को खत्म ही करके छोड़ेगा। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है तो एल्बर्ट रे की तरफ बढ़ते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन अपना हीरो रे तो उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उससे कहता है कि बच्चे तुम्हें भी थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। एल्बर्ट इस बार और भी गुस्से में रे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार तो रे ने एक ही झटके में उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शायद अब इससे एल्बर्ट को अपनी औकात समझ में आ गई होगी। जब प्रिंसिपल भी खड़ी रे को देख रही थी और कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ को इतने अच्छे से जी रहे हो। साथ ही वो रे को आइस ब्लेड सॉसर कह के बुलाती है। अब इसके बाद रे के हॉस्टल में दिखाया जाता है जहाँ पर अभी और रे एक्सरसाइज कर रहे हैं। या इनके बीच की बातों से पता लगता है कि रे ने अकेडमी के 2 मेन क्लब्स में ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। अब इस पर रे को थोड़ा और सोचने के लिए कहता है, लेकिन तभी रे उसे एक गोल्डन कार्ड निकाल कर दिखाता है जो देख के तो अभी का होश ही उड़ गया और इसका रीजन भी अभी तुम्हें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। इसके बाद एनवायरमेंट रिसर्च क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी बॉडी बिल्डर्स ही बैठे हुए थे और रे जिस 2 क्लब में ज्वाइन करने की बात कर रहा था ना, उनमें से एक यही क्लब है। अब रे के आने पर लीडर उससे कहता है कि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमारे ग्रुप की एक्टिविटीज को एक दिन भी सह पाओगे। असल में वो रे की पतली दुबली बॉडी देखकर ऐसा कह रहा था। अब जब लीडर के कहने पर रे अपने कपड़े उतारता है तो भैया उसकी बॉडी जैसे शीशे की तरह चमकने लग गई और रे की इस खतरनाक बॉडी को देखकर सभी के मुंह खुले खुले ही रह जाते हैं। वो समझिए कि रे की ये बॉडी बहुत ही हार्डवर्क के बाद बनी होगी। साथ ही अब यहाँ पर ये भी पता लगता है कि जो गोल्डन कार्ड रे ने अभी को दिखाया था उसे असल में गोल्डन हंटर लाइसेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, बस इतना समझ लो कि किसी भी अरेगरे को ऐसे ही नहीं दिया जाता। अब रे की इतनी सारी खूबियां देखने के बाद क्लब के सारे मेंबर्स और लीडर रे के क्लब ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद रे वहां से निकलकर गार्डनिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए पहुंचता है। यहाँ इस क्लब की मेंबर्स तो सिर्फ लड़कियां ही हैं और सबसे मेन बात तो ये है कि इस क्लब के लीडर और कोई नहीं बल्कि रेबेका है। अरे वही जिसके कपड़े उड़ाए थे रे ने। यह सारी लड़कियां रे को देखकर हैरान थी कि एक लड़का होकर गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करना चाह रहा है। इसका जवाब देते हुए रे उन्हें कहता है कि मुझे प्लांट्स काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि भले ही कंडीशन कितनी भी ज्यादा खराब क्यों ना हो, प्लांट्स हमेशा ग्रो ही करते रहते हैं और प्लांट्स की यही चीज अपने रे को काफी पसंद है। रेबेका को तो रे के क्लब ज्वाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तब उनमें से एक लड़की उसे रोकते हुए कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़का यहाँ पर बस तुम्हें इंप्रेस करने के लिए आया है। इस पर रेबेका उसे कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, तुम इसे टेस्ट करो और अगर तुम्हें ये लगे कि क्लब ज्वाइन करने के लायक नहीं तो हम इसे क्लब में ज्वाइन नहीं करेंगे। इस लड़की का नाम डीना है। जिसके बाद डीना रे को छत पर लेकर आती है जहाँ काफी सारी घास उगी हुई है। वो रे से कहती है कि ये तुम्हारा टेस्ट है जिसमें तुम्हें इस पूरी जगह को साफ करके सही करना है। इसके बाद ही मैं डिसीजन लूंगी कि तुम इस क्लब को ज्वाइन करोगे या नहीं। डीना के जाने के बाद रे तुरंत ही अपने काम में लग गया जहाँ वो पहले दिन वहाँ के सारी की सारी जंगली घासों को निकाल देता है, दूसरे दिन कुछ गड्ढे करता है और तीसरे दिन पर वहाँ पे छोटी छोटी दीवारें बनाता है ताकि वहाँ पर फ्लावर्स भी लगाया जा सके। वो काम कर रहा था कि तभी रेबिका उसे खाने के लिए कुछ सैंडविचेस लेकर आती है। रेबिका का शुक्रिया करते हुए उन्हें बैठकर खाने ही लगता है कि तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज आती है जहाँ उन्हें देखने पर पता चलता है कि नीचे कुछ स्टूडेंट्स तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेबिका रे को बताती है कि ये लोग आने वाले कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ उस कॉम्पिटिशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड फाइटर को चुना जाएगा। इस सुनकर रे भी सोचने लगा कि शायद उसे भी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहिए। अब इतने बातें करते हुए यहाँ रेबिका की नजर रे की चमकते हुए डोले शोले पर पड़ती है, जिसे वो तो लगातार घूरने लग जाती है और इसे कहती है क्या मैं तुम्हारी इस बॉडी को टच कर सकती हूँ। अब इतनी बॉडी बनाने का भी क्या ही फायदा कि अगर किसी लड़की के हाथ तुम्हारी इस बॉडी पर न लगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि सही मेंबर्स रे की गार्डनिंग स्किल्स को देखकर काफी इंप्रेस हो गए थे
और इन्हें भी उसे क्लब ज्वाइन करने की परमिशन दे ही देती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल रे को एक लेटर दिखाते हुए बताती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार उनकी एकेडमी के अंदर शायद इस वक्त कोई जासूस मौजूद है, इसलिए तुम भी अब सावधान रहना। इसके बाद शाम होने पर रे अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा कि तभी रास्ते में उसे लेडीज दिखती है जो कि काफी बारीकी से जमीन पर चलने वाले कीड़ों को देख रही थी। ये लड़की याद है ना, ये वही है वर्क करने वाली। लेकिन पूछने पर वो कहते हैं उसे इन छोटे छोटे कीड़ों को देखना काफी पसंद है। वैसे तो ये चीज रॉयल फैमिली के लोगों के लिए काफी अजीब है और यही वजह है कि उसके पास कोई ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है। एक लेडीज को अपना फ्रेंड बना लेता है जिसको बेचारी तो काफी खुशी हो गई कि आज से पहले उसको कोई फ्रेंड नहीं बना और वो भी बस इसीलिए क्योंकि उसको कीड़े पसंद है। अब जब रे यार उसका फ्रेंड बन ही चुका है तो अब उसके साथ उसे डेट पर भी तो जाना ही होगा, बात आगे भी तो बढ़ानी है। इसलिए लेडीज रे के साथ एक दिन जंगल में जाकर इंसेक्ट्स को देखने का प्लान बनाती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर रे को डिफरेंट टेक्निक ऑफ सॉर्सरी के बारे में बताने के लिए कहती है। इस पर बताता है कि अभी टोटल 7 टेक्निक्स एग्जिस्ट करती है। यहाँ रे सारे टेक्निक्स के नाम बिल्कुल करेक्ट बताता है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स भी शॉक थे क्योंकि भाई किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को इतना पता होगा। जाने से पहले प्रोफेसर सभी को बताती है कि अब तुम लोग का फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, इसके लिए सभी को 4-4 का ग्रुप बनाना होगा। अब रे, अभी, एलिसा और रोज चारों मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और यही रोज को रे के ग्रुप में देखकर सभी हैरान थे कि आखिर ये इस ऑर्डिनरी के साथ क्यों ग्रुप बना रही है। इसके बाद सभी लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉरेस्ट के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। टीचर उन्हें बताते हैं कि तुम सभी ग्रुप्स को फॉरेस्ट में जाकर चेक पॉइंट पर से स्टैम्प्स कलेक्ट करने होंगे और जिस ग्रुप के पास सबसे ज्यादा स्टैम्प्स होंगे वही ग्रुप विनर बनेगा। साथ ही में इस फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी हैं, तो इसे लड़ने के लिए तुम्हें अपनी कॉम्बैट स्किल्स का भी इस्तेमाल करना होगा। इसके तुरंत बाद ही प्रोफेसर एग्जाम स्टार्ट करती है। सुनते ही रे और उसका पूरा ग्रुप जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में घूमते हुए अचानक से एलिसा के सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो देख के वो कुछ ज्यादा ही डर जाती है। लेकिन यार अब इनके साथ रे है तो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर से क्या डरना। वो आते ही अपनी एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के बीच से 2 टुकड़े कर देता है जो देखे तो सभी हैरान थे। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को उनका फर्स्ट स्टैम्प मिल जाता है। लेकिन वही इधर एल्बर्ट और उसका पूरा ग्रुप जंगल में खो चुका था। धीरे धीरे ऐसे जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है। जहाँ रे और उसका पूरा ग्रुप मस्त जंगल के बीच रुक कर आराम करते हैं। वो सभी रे की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि यार उसकी ना सिर्फ कॉम्बैट ट्रेनिंग अच्छी है बल्कि वो तो सर्वाइवल ट्रेनिंग में भी काफी एक्सपीरियंस्ड है और रे के पास इतनी सारी एबिलिटीज होने के कारण रोज को तो रोज बस शक होता है। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद रे उनसे भी कोई बात छुपा रहा है। अभी जब रोज से उसके बारे में पूछता है तो कहती है कि मुझे बाकियों की तरह अपनी फैमिली की रॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं है। अभी रे से कहता है कि यार तुम तो हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा बेहतर निकले। अब अभी से सब सुनते ही रे को अपनी जनरल की याद आती है क्योंकि उन्होंने भी उनसे कुछ ऐसी बात की थी। इसके बाद आपको ज्यादा रात होने पर तीनों ही सो जाते हैं, लेकिन वही रे बैठकर आसपास के माहौल पर नजर रखता है। इसी बीच उसे अपनी मास्टर की बात याद आती है जहाँ उन्होंने उससे कहा था कि अगर तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी है तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी सभी छुपा कर रखनी होगी। कुछ देर बाद सुबह होने पर रे और उसके सभी साथियों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रे सुनते ही बिना कुछ सोचे जल्दी से उस आवाज की तरफ भागने लग गया। जहाँ आगे चलकर उसे दिखता है कि एक बड़े से मॉन्स्टर ने एल्बर्ट और उसके पूरे ग्रुप पर अटैक कर दिया है। लेकिन वही एल्बर्ट भी इस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में रे एल्बर्ट को पुकारता है जो सुनते ही वो मॉन्स्टर अब रे की तरफ अपना जाल फेंकने लगा। लेकिन भाई यहाँ पर अपने रे की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उससे बचते हुए सीधा जाकर अपने शॉट को लेकर उसके अंदर ही घुसा देता है। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद रे एल्बर्ट को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर भी इसकी हमेशा की तरह वही हरकत होती है और ये अपनी रॉयल्टी के घमंड में आकर उसे हेल्प लेने से मना कर देता है। और से कहता है कि तुम तो एक ऑर्डनरी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे मदद लूंगा। इधर अब यहाँ इतने में रोज, अभी और एलिस पहुंच गए। अभी और एलिस एल्बर्ट के ग्रुप की मदद करने के लिए जाते हैं उन्हें पेड़ से नीचे उतारने के लिए। लेकिन भाई इधर तो अभी भी अपनी रोज को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि रे ने आकर अकेले इस मॉन्स्टर को मार दिया। और अब आखिर में वो रे से पूछ ही लेती है कि यार आखिर तू है कौन। तभी दिखाया जाता है कि इन लोगों को पेड़ के पीछे से कोई छुप कर देख रहा है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस मरे हुए मॉन्स्टर को वापस जिंदा कर देता है। पर इस बार उस अनजाने इंसान के मैजिक की वजह से उस मॉन्स्टर का अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये देखे तो रे को भी कुछ समझ नहीं आता कि भला ही फिर से कैसे जिंदा हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन उसकी खाल कुछ ज्यादा सख्त होती है तो उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। जो देख के अब रे की पूरी टीम एक साथ आती है। रोज अपना फायरवॉल क्रिएट करके उसे थोड़ा दूर फेंकती है। इतने में अभी और एलिस भी अपनी पावर्स एक साथ मिलाकर उस पर अटैक करते हैं, जिससे अब जाकर उस मॉन्स्टर का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है। मौका देखकर रे डायरेक्ट ही जाकर उस मॉन्स्टर के बीच से 2 टुकड़े कर देता है। अभी और बाकी लोग तो ये देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वही अब एल्बर्ट को भी रोज की तरह रे के ऊपर शक होने लगा। एल्बर्ट के दोस्त उससे कहते हैं कि यार हमने अब तक जितना भी रे के बारे में सोचा था ये तो उससे काफी अलग है, पर हमेशा की तरह यार इस बार भी इसको रे से चिड़ी मचती है। रे जैसा भी है एल्बर्ट को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो हमेशा रे के ऑर्डनरी होने की वजह से चिढ़ता है। दूसरी तरफ रे और उसके पूरे ग्रुप ने जंगल में बचे हुए आखिरी स्टैम्प को भी कलेक्ट कर लिया। रे ने यहाँ पर एलिस को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है क्योंकि वो काफी थक चुकी है। इसके बाद फॉरेस्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम का इंस्ट्रक्टर रे के ग्रुप को विनर अनाउंस करता है क्योंकि उन लोग के पास ही अब तक की सबसे ज्यादा स्टैम्प्स हैं। पर वहीं रे को विनर बनता देख बाकी स्टूडेंट्स खुश नहीं होते। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जिस ग्रुप में ऑर्डिनरी हो वो जीत जाए, लेकिन भाई अपने रे के ग्रुप मेंबर्स को इन लोगों की बातों से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद एक घर के अंदर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बड़ी उम्मीद लगाकर किसका इंतजार कर रही थी। तो उसके मेड ने आकर उससे बताया कि आप जिसका इंतजार कर रही थी वो आ चुका है। और जब दरवाजा खुलने पर सामने रे खड़ा होता है। इसके बाद रे उस लेडी से बात करता है और इनके बीच की बातों से पता लगता है कि असल में ये लेडी कोई और नहीं बल्कि रे की मास्टर है। मास्टर उसे देख के काफी खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि रे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी जिंदगी बिताए। रे के पूछने पर मास्टर बताते कि वो इस वक्त ब्रेन को स्टडी कर रही है। असल में सभी लोग मैजिक को यूज करने के लिए अपनी बॉडी की एनर्जी और आसपास के एनवायरमेंट के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही ये मैजिक अगर हम लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए करें तो इससे उस मैजिक की एनर्जी काफी बढ़ जाती है और इसी रिसर्च को एक ऑर्गेनाइजेशन चुराने की फिराक में है। इसके बाद रे अपनी मास्टर को व्हीलचेयर पर जंगल घुमाने निकलता है क्योंकि वो काफी समय से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। या इनकी बातों से पता लगता है कि रे बचपन से ही काफी हिम्मत वाला है क्योंकि ऐसे काम जिसे एलिट सोल्जर्स तक करने से डरते थे उसे रे बड़ी आसानी से कर दिया करता था। मास्टर के पूछने पर रे बताता है कि मैंने इस वक्त अकेडमी के अंदर कई सारे दोस्ती बनाए हैं, जिसमें से एक एलिस नाम की लड़की है और वो आपकी काफी बड़ी फैन है। मतलब एलिस जो रिसर्चर की फैन है ना वो
और कोई नहीं बल्कि रे की मास्टर ही है। घर वापस आने पर मास्टर रे को उसकी ट्रेनिंग के लिए खुद के लिए कोई एक बुक देती है जिससे वो एक अच्छा सॉर्सरर बन सके। और तुम लोग चिंता मत करो, अभी रे के बारे में बहुत कुछ रिवील होना बाकी है कि आखिर वो कौन है। इधर अगले दिन मॉर्निंग में जॉगिंग करते वक्त रे की मुलाकात एलिस से होती है, जहाँ एलिस सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही है। इस पर रे उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। अब भाई रे से सुनकर तो शर्म के मारे लाली हो जाती है और अगले पल वो बिल्कुल बंटन के सामने आती है, क्योंकि अब वो रे के साथ जा रही है ना, थोड़ा तो बंटन के जाना ही होगा। लाइब्रेरी में आकर एलिस तो हमेशा की तरह डॉक्टर एलिसवर्थ की रिसर्च की बुक पढ़ती है, लेकिन इधर अपना रे बैठ के लव स्टोरीज की बुक पढ़ता है। अब जब इसके बाद दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो यहाँ क्लैरिस उनके ऊपर छुप कर नजर रखे हुए है। असल में इस बेचारी का दिल भी रे पर आ चुका था, तो उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे जाकर उसे बात करे। इतने में रे की नजर भी उसके ऊपर पड़ती है, जो देखे तो ये बेचारी भी शर्म के मारे लाल हो गई। रे उसके पास आकर उसे लंच के लिए इन्वाइट करता है। अब लंच करने के लिए रे अकेला थोड़ी ना आता, दो लड़कियों को साथ लेकर आता है और एलिस और क्लैरिस को दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और अपना ये रिसर्चर प्लेबॉय की तरह ना दोनों की तारीफ करता है। मुझे तो लगता है कि दोनों को ही पटाने के फिराद में है। और यार अभी तक तो सिर्फ क्लैरिस ही रे के ऊपर फिदा थी, लेकिन अब तो एलिस का भी यही हाल है। लंच खत्म होने के बाद दोनों ही रे को बाय बोलकर अपने हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। इधर रे भी जब अपने हॉस्टल की तरफ जाने ही लगा कि तभी उसकी नजर रोज पर पड़ती है। लेकिन पूछने पर वो बताती है कि मैजिक कंपटीशन नजदीक आने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ अरेंजमेंट्स करने में काफी बिजी हो चुकी है। अब बातों बातों में यहाँ रे भी उसे बताता है कि वो अभी एलिस और क्लैरिस का लंच करके आया है, जो सुनकर तो अब रोज भी थोड़ा जलस फील करती है। देख रहे हो ना कितनी लड़कियां फिदा हो चुकी है इस पर। इसके बाद प्रोफेसर ग्रे और रे को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इनके बीच की बातों से पता लगता है कि प्रोफेसर ग्रे भी रे के साथ पहले मिलिट्री में काम कर चुकी है और उसके मास्टर की तरह प्रोफेसर ग्रे भी रे को इस तरह अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करता देख काफी खुश है। दूसरी तरफ इधर एल्बर्ट को दिखाया गया, जो कि पूरे जंगल में ही आग लगाना शुरू कर देता है और बहुत ही गुस्से में रे का नाम लेता है। साथ ही उसके पीछे एक अनजान इंसान भी खड़ा हुआ था। अगले दिन अकेडमी के अंदर थोड़ा आज जल्दी आ जाता है, तो इसलिए डीना उसे गार्डनिंग क्लब के ऑफिस की की देते हुए कहने लगी कि आज तुम्हें ऑफिस को संभालना होगा, क्योंकि अभी बाकी लड़कियां किसी दूसरे काम में बिजी है। अब रे जैसे ही ऑफिस के अंदर जाता है तो वो गलती से रेबेका के ड्रेसिंग रूम के अंदर चला गया। ये भी अब क्या ही करता, वो चुपचाप बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर देता है। इधर रोज ट्रेनिंग ग्राउंड में एक लड़की के साथ फाइट करने में लगी थी, जहाँ वो किसी तरह उसे हराई देती है। रोज यार रे को देखते ही उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है। फाइट के शुरू होते ही रोज ने बिना रुके रे के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए, लेकिन यार अपना हीरो भी कम थोड़ी है, उसकी स्पीड इतनी थी कि रोज का एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लगता। रोज ये देखकर कहते हैं कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मैजिकल पावर्स इस्तेमाल करने में ज्यादा अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी काफी बेहतरीन है। यही वजह है कि मुझे तुमसे एक बैटल करनी थी। रोज अब अचानक से रे के ऊपर अपने नॉन स्टॉप अटैक्स बरसाती है, जब वो भी उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसे बचपन में अपनी की हुई ट्रेनिंग याद आने लगी। इस वजह से वो अब रोज को चोट पहुंचाने ही वाला था कि तभी उसके सर के अंदर उसे एक दर्द फील होता है, जिसकी वजह से वो और उसकी तलवार दोनों नीचे गिर जाते हैं। इससे अब रोज इस फाइट की विनर बनती है। वैसे ही भले ही रोज रे से जीत गई थी, लेकिन फिर भी सभी रे की तारीफ करते हैं। रोज को यहाँ पर ये देखकर हर बार की तरह इस बार भी रे के ऊपर शक होता है। उसे लगने लगा कि पक्का है जानबूझकर ये आ रहा है। वो एक बार फिर उससे पूछती कि यार आखिर तुम हो कौन। रे बेचारा अभी सवाल क्या ही जवाब देता। इसके बाद रे उसके सारे दोस्त लंच करने बैठे हुए थे, जहाँ सभी के पूछने पर रे उनसे कहता है कि मैंने तो जो भी सीखा है वो अपने मास्टर से सीखा है। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी अल्बर्ट आकर रे को फाइट के लिए चैलेंज करता है, तो रे भी अब मना करने वाला तो था नहीं, वो उसे हाँ कर देता है। लंच के बाद सभी अकेडमी के पास के ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहाँ पर एक काफी बड़ा मैजिक बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है। मैजिक बैरियर को देखकर क्लेरिस को लगता है कि जरूर इन दोनों के बीच की बैटल कोई सभी से छुपाना चाहता है। अल्बर्ट रे को एक तलवार देते हुए बताता है कि इस फाइट में कोई रूल्स नहीं, हम लोग जितना चाहे उतना मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के बीच की फाइट शुरू हो गई और यहाँ पर वो अनजाने इंसान भी बैठ कर ये फाइट देख रहा था। इसके बारे में भी अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या किया है कौन। इधर अल्बर्ट रे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहने लगा कि हमारी फैमिली एक मीडियम लेवल की रॉयल फैमिली हुआ करती थी, जहाँ मेरे फादर हमेशा फैमिली का स्टेटस लेवल बढ़ाने के लिए काफी स्ट्रगल किया करते थे, और तब से मैंने फैसला किया कि मैं भी एक दिन बेस्ट मैजिशियन बन के अपनी फैमिली का स्टेटस और ऊपर ले जाऊंगा। तभी अचानक से अल्बर्ट के माइंड में रे को खत्म कर देने की आवाज गूंजती है। वो तेजी से रे के ऊपर अटैक करने शुरू करने लगा और तब अल्बर्ट एक काफी बड़ा फायरबॉल क्रिएट करके अटैक करता है। रे को अब न चाहते हुए भी अपनी थोड़ी पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है। उस फायरबॉल को दो टुकड़े में मार देता है, जो देखकर तो सभी के होश उड़ गए थे। अल्बर्ट अब गुस्से में एक साथ काफी सारे अटैक्स लगातार करने शुरू करता है, लेकिन अपना रे तो भाई अभी भी उन सभी अटैक से बचकर बिल्कुल सही सलामत अल्बर्ट के सामने खड़ा था। जो देखिए इस बार वो एक काफी बड़ा ड्रैगन क्रिएट करके उस पर अटैक करता है, लेकिन रे तो इस बार भी बिना हिले उस फायर ड्रैगन के बीच से दो टुकड़े कर देता है। अब रे का ये कारनामा देखकर तो सभी के मुंह खुले ही रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि सच में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। इधर अल्बर्ट बेचारा तो अपने घुटने में आकर रोने ही लग गया। अभी सब देखने के बाद तो रोज रे से कहते कि अब तो तुम कुछ छुपा नहीं सकते, सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन। रे के पास भी अब कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने बारे में अब बताने ही वाला था, तभी कोई अनजान फोर्स उसके सभी साथियों को जमीन पर गिरा देती है। यही चीज अल्बर्ट और उसके साथियों के साथ भी होती है, जिससे रे को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि भला ये हो क्या रहा है। इतने में जंगल में से एक मिस्टीरियस इंसान चलते हुए उसकी तरफ आने लगा, और ये और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ग्रे ही थी। ये देखकर तो अब तुम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, लेकिन रे सब समझ चुका था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसकी मास्टर से बता रही थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेसर ग्रे ने अब ज्वाइन कर लिया है। वो यहाँ स्टूडेंट्स के ब्रेन का इस्तेमाल कर रही है अपना मैजिक क्रिएट करने के लिए। प्रोफेसर ग्रे तालियां बजाते हुए उसे कहती है कि तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा समझदार निकले, और तब वो अपनी दूसरी आंख भी रिवील करती है। ये देख के रे समझ गया कि उन लोगों ने जंगल में जिस मॉन्स्टर को मारा था उसे प्रोफेसर ग्रे ही कंट्रोल कर रही थी। इस सुनकर प्रोफेसर बताते हैं कि हर साल जंगल में ट्रेनिंग के दौरान कई सारे स्टूडेंट्स उसी मॉन्स्टर के जरिए मारे जाते हैं, और किसी को भी आज तक उसके ऊपर कभी शक नहीं हुआ। और इस बार भी उसका प्लान कामयाब होने ही वाला था, लेकिन रे ने बीच में आकर उसका सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए अब उसे टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर इन सभी लोगों का इस्तेमाल करना है। यही वजह है कि इन लोगों की फाइट के बीच में यहाँ पर ये बैरियर बनाया गया था, ताकि बाहर से किसी को भी ये पता न चले कि अंदर चल क्या रहा है। इन सारी बातों को सुन के रे को भी अब समझ में आने लगा कि इतने टाइम से बस अपने चेहरे पर अच्छे होने का नकाब लगाए घूम रही थी। वो सब करके अपने स्टूडेंट्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड
क्रिएट करती है ताकि समय आने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके, और इस वक्त यही वो रे और उसके दोस्तों के साथ भी करना चाहती है। तो अब होना क्या था, कौन सा रे बैठ के उसे समझाने वाला है। वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और इधर वो भी अपनी 2 फायर स्नेक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक्स करती है। रे जब उससे बचने की कोशिश करने लगा तो अब उन फायर स्नेक्स को उसके दोस्तों की तरफ भेज देती है। अपने रे के पास भी आपको रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो अब अपनी रियल पावर आइस मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साथियों को उस फायर मैजिक से बचा लेता है। फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब तुम लोग रे को उसके असली रूप यानी आइस ब्लेड सॉर्सर के रूप में देखोगे। उसके अपने रियल फॉर्म में आते ही आसपास आइस से बनी हुई ब्लेड्स भी आ जाती हैं। ये देख के तो भाई इस प्रोफेसर की भी फट जाती है, क्योंकि उसे अब तक ये लग रहा था कि आइस ब्लेड सॉर्सर तो लास्ट वॉर के बाद गायब हो चुका है। इस पर ये बताता है कि हाँ ये तो सच है, लेकिन इसके बाद आइस ब्लेड सॉर्सर की पावर मेरे अंदर ट्रांसफर कर दी गई थी। और यहाँ पर यही पता लगता है कि पिछला आइस ब्लेड सॉर्सर और कोई नहीं बल्कि रे की मास्टर हुआ करती थी। ये सब सुनकर तो प्रोफेसर के दिमाग के फ्यूज ही उड़ गए थे। वो एक काफी बड़ी फायरबॉल से अटैक तो करती है, लेकिन रे की एक ही आइस ब्लेड उसे डार्क में बदल देती है। इससे भी अभी रुकने वाली कहाँ थी, वो इस बार अटैक करने के लिए अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करती है। लेकिन रे के पास भी अपना एंटी मटेरियल कोड का मैजिक है, उसके इस्तेमाल से इस डार्क मैजिक जैसे पावर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रोफेसर का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि रे ने बिना हाथ पर हिला ही इतनी पावरफुल मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दिया। रे कहता है कि अब तुम एक आइस ब्लेड सॉर्सर की रियल पावर्स की कुछ झलक देखने वाली हो। प्रोफेसर की तो भाई यहाँ पर सब देखकर बिल्कुल ही फट जाती है और अब अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करने लगी। पर इतने में रे अपनी फ्रेम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने स्वॉर्ड से उसके पैर को ही काट देता है। और यार यहाँ पे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसको यकीन ही नहीं होता कि रे जैसा एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक आइस ब्लेड सॉर्सर कैसे हो सकता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि बस रुक जाओ, मुझे आप कुछ भी मत करना, हम बात करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। वो यहाँ पर रे को बहला फुसला के अपनी जान की भीख मांगने लगी, जो सुनकर रे को भी लगा कि चल यार वैसे भी हमारी प्रोफेसर ही है, कर देते हैं एक बार इसे माफ। लेकिन यहाँ तुम्हें लगता है कि मानने वाली है। वो अपनी इविल का इस्तेमाल करते हुए रे के ऊपर अचानक से काफी बड़ा अटैक करती है। और अब होना ही क्या था, रे को तो उसके इस अटैक से एक खरोच तक नहीं आती। ये देखकर तो उसे अब समझ में आ गया कि शायद उसने इस बार गलत पंगा ले लिया है। वो रे को मॉन्स्टर कह के बुलाती है। ये भी अपनी स्वॉर्ड से अब उसे खत्म करने के लिए तैयार होता है, जो देख के वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं 7 ग्रेड सॉर्सर के सामने नहीं टिक पाती, और उसमें से भी अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइस ब्लेड सॉर्सर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या अब तुम मुझे खत्म करने वाले हो। रे इस पर उसे मना करता है, जो देख के अब उसे समझ में आ गया कि शायद रे उसे अब जिंदा कैद करने की फिराक में है। तभी जल्दी से अपना पहने वाला लॉकेट बाहर निकाल कर अपने सर के अंदर ही घुसा लेती है, जो कि पूरा ही डार्क मैजिक से भरा हुआ था, जिस वजह से अब उसकी पूरी बॉडी एक बड़ी खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है। और अब दोनों के बीच ही फाइट शुरू होने वाली थी। उसी बीच जो प्रोटेक्शन बैरियर ग्राउंड के ऊपर लगा हुआ था वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है, और रे के सारे दोस्त भी उसकी मैजिक से आजाद हो जाते हैं। इधर प्रोफेसर रे के ऊपर एक के बाद एक लगातार अटैक करती रहती है, लेकिन अपना रे भी आइस पावर के कारण इन सभी अटैक से बच जाता है। तंग आकर प्रोफेसर अब उसके ऊपर एक बहुत ही बड़े फायर बॉल से अटैक करती है, लेकिन रे इस बार भी इसे बस अपने एंटी मटेरियल कोड को पढ़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। रे उसे आइस और फायर मैजिक के बीच का अंतर बताता है कि आइस और फायर मैजिक दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन का यूज करते हैं, लेकिन मैंने इस रजिस्ट्रेशन को अपर लेवल में ले जाकर उसे एंटी मटेरियल कोड में कन्वर्ट कर दिया, और यही मेरी रियल पावर्स है। ये सुनकर तो प्रोफेसर को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि आज तक कोई भी एंटी मटेरियल कोड को सक्सेसफुली क्रिएट नहीं कर पाया। तो ये रे आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। रे एंटी मटेरियल कोड और मटेरियल शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए आइस वॉल क्रिएट करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रोफेसर डार्क मैजिक का यूज करती है, जो कि जरा भी काम नहीं आता। इधर रे की दोस्तों की नजर उसके ऊपर पड़ती है, और वो देखते हैं कि रे यहाँ पर ज्यादा ही आइस पावर इस्तेमाल करने के कारण फ्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना रे इस लड़ाई को जारी रखता है। इसी बीच प्रोफेसर ये भी समझ जाती है कि रे अपनी पावर्स को ज्यादा सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। मौके का फायदा उठाकर वो उस पर अपना फाइनल अटैक करती है। रे भी पलटवार तो करता है, लेकिन इस बार थके हुए होने कारण उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोई रास्ता न बचने पर वो जल्दी से अपनी आइस टोर्नेडो का इस्तेमाल करके प्रोफेसर को हमेशा हमेशा के लिए आइस बैरियर के अंदर कैद कर देता है, और साथ में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उसी बैरियर पर गुलाब का फूल भी लगा देता है। अब इतनी ज्यादा पावर्स एक साथ इस्तेमाल करने के कारण रे कमजोरी से नीचे गिर गया, जो देख के उसके दोस्त उसकी तरफ आने लगते हैं। रे काफी खुश था कि आज उसने अपनी पावर से अपने साथियों की जान बचाई है। इसके बाद यहाँ पर हमें रे का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर नन्हा सा रे मास्टर को बैटलफील्ड के अंदर घायल पड़ा मिलता है, तो इसलिए मास्टर उसे उठाकर जनरल के पास लेकर आती है और उनसे रे को अपने साथ रखने की परमिशन मांगती है। इसके कुछ समय बाद प्रिंसिपल आकर उसे बताती है कि जनरल ने रे को साथ रखने से मना कर दिया है, क्योंकि वो लोग उसे अपनी कंट्री का सिटीजन नहीं मानते हैं। प्रिंसिपल मास्टर को ये बताती है कि रे जिस विलेज से बिलोंग करता है वो लोग आज भी भगवान और शराब में काफी बिलीव करते हैं। यही सबसे मेन कारण है कि वो रे को अपना सिटीजन नहीं मान सकते। मास्टर को इस पर काफी गुस्सा आता है कि वो लोग आखिर एक बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि वैसे भी रे को होश आ चुका है। इधर कैरोलिन रे से बार बार उसका नाम पूछती है। कैरोलिन याद है ना, ये वही 7 ग्रेट सॉर्सर्स में से एक। यहाँ रे उसके उतना पूछने पर भी कुछ जवाब नहीं देता, और कुछ देर बाद मास्टर भी वहाँ आती है, और तब जाकर कई बार पूछने पर रे उन्हें अपना नाम बताता है, जो सुनकर तो दोनों ही काफी खुश होती हैं। और धीरे धीरे देखते ही देख कैंप के सभी लोगों को अब रे काफी पसंद आता है। कैरोलिन तो उसके लिए सभी से लड़ भी जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो रे को अपने घर में अपने साथ रखे, लेकिन इसके लिए बाकी लोग हाँ नहीं करते, क्योंकि मिशन के कारण वो ज्यादातर बाहर ही रहा करते हैं, तो ऐसे में रे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। इस सब देखते हुए जनरल भी मास्टर से उस पर इसकी राय पूछता है, और इतने मेरे भी वहाँ पहुंच गया, तो मास्टर उसी से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इस पर रे कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ। मास्टर इससे इतनी खुश हो गई थी कि वो रे को अपनी आइस ब्लेड सॉर्सर की पावर से ब्लेसिंग्स देती है, और अब मास्टर के कहने पर जनरल भी रे को उनके साथ रहने की परमिशन दे देता है, और तब वो रे को एक सॉर्सर बनाने का फैसला करती है, जो सुनकर तो रे काफी खुश होता है। इसी तरह देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। रे भी अब बड़ा हो चुका था, और उसने अब आइस ब्लेड सॉर्सर की पावर यूज करनी शुरू कर दी थी। वो तो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने अपने सिर्फ एक ही अटैक में सामने से आ रही पूरी आर्मी को खत्म कर दिया, जो देख के तो उनकी कंट्री के सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये छोटा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ कैंप में चल रही मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर ये पता लगता है कि वॉर में अब मैजिक का यूज काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से उनकी कंट्री के काफी सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। सब देखते हुए जनरल रे से कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो किसी सेफ जगह
जगह पर जा सकते हो, क्योंकि अब बैटल फील्ड काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन रेस के लिए नहीं मानता, उसे अपनी मास्टर की सिखाई हुई बात याद है, उसके पास जितनी ज्यादा पावर्स होती हैं उसके पास उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। साथ ही हार्वर्ड नाम का एक सोल्जर कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, अगर रे को कुछ हुआ तो मैं उसे बचा लूंगा। इसके बाद इस एनिमे का स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हार्वर्ड को कोई अनजान ताकत आकर हमेशा हमेशा के लिए उसे खत्म कर देती है, जो देख के रे गुस्से के कारण अपने पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ पर आइस का एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद यह वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया गया जहाँ पर रे अब हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके आसपास मास्टर और प्रिंसिपल सब खड़े होते हैं। रे के खुश आने पर उसे लगा कि शायद मास्टर उससे नाराज होंगी, पर ऐसा नहीं था। मास्टर खुश थी कि उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए इन पावर्स का इस्तेमाल किया। अगर रे की जगह खुद मास्टर भी होती तो वो भी यही करती। रे तब अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगा तो प्रिंसिपल उसे कहते कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। मास्टर रे से ये कहकर जाने लगे कि ठीक होने के बाद मुझसे मिलने जरूर आना। इधर प्रिंसिपल रे से कहते कि वैसे तुम्हें स्टार्टिंग में इस फैसले के खिलाफ थी कि तुम्हें अकेडमी में पढ़ने भेजा जाए, लेकिन एक दिन तुम्हारी मास्टर एमएस वर्थ मेरे पास आकर अपना सर झुकाकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि तुम इस अकेडमी में आकर अच्छे दोस्त बनाओ। मैंने भी एमएस वर्थ को कभी किसी के लिए इतना सब कुछ करते नहीं देखा, तो प्लीज अब तुम भी अपनी स्कूल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। अभी सुनकर तो रे भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से तो आंसू तक निकल आते हैं। साथ ही इधर मास्टर भी खुद को नहीं रोक पाती और काफी जोर जोर से रोने लगती है। इससे ये पता चलता है कि मास्टर सच में रे की कुछ ज्यादा ही परवाह करती है, वो उसको बिल्कुल ही अपने बेटे जैसा मानती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल के वहाँ से निकलते ही रे के सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। अब रे फाइनली उन लोगों को अपनी सारी सच्चाई बताते हुए कहने लगा कि मैं 7 ग्रेट सॉर्सरर्स में से एक हूँ, आइस ब्लेड सॉर्सरर, जो सुनकर तो सभी हैरान थे। रे उन्हें बताता है कि लास्ट वॉर के दौरान जब उसने हार्वर्ड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा तो वो अपनी पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी ब्लास्ट की वजह से उसकी मास्टर ने अपने पैरों को भी खो दिया, जिसका उसे आज तक अफसोस है। यहाँ तक कि रे तो ये भी सोचता है कि उसने बैटल फील्ड में कई सारे लोगों को खत्म कर दिया, तो शायद उसे इस तरह चैन से जीने का कोई हक नहीं। उसके बाद सुनकर सभी इमोशन हो जाते हैं कि तभी रोज उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचो, चाहे पास्ट में तुमने जो भी किया हो, पर आज तुम जैसे हो हमें वैसे ही अच्छे लगते हो। साथ ही बाकी के लोग भी यहाँ पर रे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं और इन लोगों की बातें सुनकर रे को अपनी पुरानी कैंप वाली टीम की याद आती है। अब इसके बाद रात होने पर एल्बर्ट रे से मिलने के लिए आता है। असल में वो यहाँ पर अपनी की गई हरकतों के लिए उससे माफी मांगने के लिए आया था और ये रे तो अपना मेन कैरेक्टर है ना, तो वो भी उसे माफ कर ही देता है। साथ ही वो उसे काफी सारी ज्ञान की बातें बताता है, जो कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बस तुम समझ जाओगे। अपना रे यहाँ पर एल्बर्ट को लाइफ की टीचिंग्स दे रहा है। जैसे इतनी ज्ञान वाली बातें सुनकर एल्बर्ट को अब जाकर अपनी गलती पर एहसास होने लगा और वो उससे वादा करता है कि आज के बाद वो कभी किसी दूसरे के साथ गलत बर्ताव नहीं करेगा। अब सारी मुसीबतें खत्म हो जाने के बाद अकेडमी में कुछ दिन बीत जाते हैं और अब क्लास में प्रोफेसर ग्रे की जगह पर कैरोलिन उन लोगों की नई टीचर बनकर सामने आती है, जिसका इतना खूबसूरत और नया चेहरा देखकर सारे लड़कों के मन में लड्डू ही फूटने लग जाते हैं। लेकिन यही अपना रे तो ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गया और सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गई। कैरोलिन सबको यहाँ पर सोर्समैनशिप कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है, जो कि एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें 3 अकेडमी के स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स प्रीलिम्स से पार्टिसिपेट करेंगे और सेकंड ईयर वाले या फिर उसके ऊपर के स्टूडेंट्स डायरेक्ट एलिमिनेशन में पार्ट करेंगे। टोटल 16 लोग इसके अंदर मेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। कैरोलिन कहते हैं कि वैसे कंबाइंड स्किल्स में हम लोग ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो डोमा अकेडमी है वो फिजिकल कॉम्बैट में हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और लास्ट में जो मेलग्रॉस अकेडमी है वो अकेडमिक रिसर्च में बहुत आगे है। वहाँ के बच्चे तो पक्का आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिसर्चर्स बनेंगे। हर अकेडमी के पास अपना एक अलग बेनिफिट है, तो हर कोई एक दूसरे से बेहतर और बहुत अलग है। कैरोलिन जैसे कहते हैं कि इस कंपटीशन की सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूँ, और तो और वो रे को उस वक्त आखिरी मारती है, जिसे अपने प्ले बॉय को काफी अजीब लगता है। रे प्रिंसिपल के पास जाकर गुस्से में कहता है कि आपने आखिर उस औरत को यहाँ क्यों बुलाया। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, वो फ्री थी तो मैंने उसे बुला लिया, इतना भी क्या हो गया इसमें। लेकिन फिर भी लगता है वो रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। रे कहता है कि आप तो कैरोलिन को जानती है ना, मुझे वो बचपन से ही पसंद नहीं। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स तो उसे काफी पसंद करते हैं, तो तुम्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है, और बाकी स्टूडेंट्स तो उसे किसी और वजह से ही पसंद करते हैं। रे कहता है कि अगर उसे अभी नहीं निकाला ना तो बहुत ही ज्यादा लोगों को अपना असली रूप दिखाने लग जाएगी। अचानक तभी कैरोलिन आकर उसे टच करते हुए कहती है तुम मेरे बारे में आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हो। उसके आते ही भाई रे तो ऐसे घबरा गए जैसे उसने किसी भूत को ही देख लिया हो। कैरोलिन रे के पास जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करने लगी, जो देखकर तो डर के मारे चिल्लाने ही लग गया। इसके कुछ समय बाद दिखाया गया कि रे और क्लैरिस दो स्टूडेंट्स का मैच देख रहे हैं, जहाँ क्लैरिस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा। तो रे यहाँ पर उस ब्लू बॉल वाली लड़की को चुनता है। इसकी कॉम्बैट स्किल्स तो इतने अच्छे नहीं थे, पर मैजिक को ये बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है, इसलिए रे को यकीन है कि ये जीतने वाली है। और यार जब मैच खत्म होता है तो वही लड़की जीतती है। क्लैरिस को काफी हैरान होते हुए उसे पूछती है कि यार आखिर तुम सिर्फ 2 सेकंड में कैसे बता सकते हो कि कौन फाइट में जीतेगा। लेकिन अपने रे के लिए तो बहुत ही आसान था, क्योंकि वो सबसे पावरफुल सॉर्सरर जो है। इसके बाद अगला मैच रोज का होता है, जहाँ सब उसी को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर अंदर रोज इस मैच को जीत जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका चेहरा उतरा हुआ था, तो ब्लेड को देखकर समझ में आ गया कि जरूर उसके पीछे कुछ तो बात है। अगले ही सीन में रोज को उसके फादर के साथ दिखाया गया, जो कि उससे कहता है कि मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में तुम्हारी स्किल्स देखने के लिए, चाहे कुछ हो जाए तुम वॉल्गरेन से कभी नहीं हार सकती। इधर रे आकर रेबिका से पूछता है कि आखिर वो है कौन जिसे जीतने के लिए रोज इतनी सीरियस हो रखी है, जिस पर रेबिका उसे बताती है कि वॉल्गरेन को ड्रामा अकेडमी वाले रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजेंगे। लेकिन पूछने पर रेबिका कहती है कि वैसे तो वॉल्गरेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर रोज जैसी बिल्कुल नहीं। असल में वॉल्गरेन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि रॉयल फैमिली वालों को ही नोबल्स कहा जाता है। रेबिका बताती है कि वॉल्गरेन एक ऐसी लड़की है जो अपने नोबल होने पर काफी घमंड करती है। अगर ये किसी से फाइट करने आती है तो उस वक्त वो अपनी पूरी नोबल प्राइड को दांव पे लगा के फाइट करती है, और यही वजह उसके इतने पावरफुल होने का। दूसरी तरफ यहाँ रोज अपने फाइनल मैच के अपोनेंट एल्बर्ट को भी हरा देती है, और हारने के बावजूद भी एल्बर्ट भी क्वालिफाई करता है, लेकिन सेकंड प्लेस से, क्योंकि वो अकेडमी के फाइनल मैच तक पहुंच गया था। पर फिर भी यहाँ एल्बर्ट हारने के बाद भी काफी अच्छा बर्ताव करता है, जो देखे तो क्लैरिस भी हैरान होती है कि यार भला ये कब से इतना अच्छा हो गया। इसके बाद शाम होने पर रे जाकर उसको बधाई देता है कि उसने टूर्नामेंट क्वालिफाई कर लिया। रे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम फाइट करते वक्त इतनी
घबराते क्यों हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस पर रोज कहती है वॉल्गरेन को हराने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रे उससे कहता है कि अभी टूर्नामेंट शुरू होने में 1 महीना बचा हुआ है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी ट्रेन कर सकता हूँ। तुम्हें ट्रेन करने के लिए मुझे अपनी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखते हुए तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और यहाँ पर ऐसी थोड़ी और बातें करने के बाद रोज उससे ट्रेनिंग के लिए मानी जाती है। यहीं पर हमें रोज के पास से कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तुम लोग अब इस वॉल्गरेन को देखने वाले हो। तो बचपन में एक दिन जब रोज नोबल्स की पार्टी में होती है तो वहाँ पर पहली बार उसकी मुलाकात वॉल्गरेन से हुई। शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे को ढंग से जानते तक नहीं थे, और इस पार्टी में आने के बाद दोनों के बीच ही काफी अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद से दोनों साथ में बचपन के ऐसे कुछ और दिन बिताते हैं, जहाँ एक दिन रोज आकर उससे हर चीज के लिए शुक्रिया कहती है। रोज कहती है अगर तुम नहीं होती तो मैं अभी भी घर में बंद रहती, और तुम्हारी वजह से मैं बाहर आकर इतनी खुश हूँ। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर कहते हैं कि वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। अब इसी के कुछ समय बाद इनके बीच एक स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में फाइट होती है, जहाँ वॉल्गरेन अपनी पावर से रोज को हरा देती है, लेकिन रोज को इस हार कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है। और इसके बाद से दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इनके बीच की दोस्ती में दरार आने का कारण ये नहीं था कि वॉल्गरेन चेंज हो गई, बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से हारने के बाद रोज चेंज हो गई, क्योंकि रोज एक काफी बड़ी नोबल फैमिली से है, तो उसके लिए जीतना बहुत जरूरी था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रोज आकर ट्रेनिंग के लिए रे को खोजती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। अचानक ही उसके सामने रे एक मास्क आकर आता है। वो उसके पूछने पर रे कहता है कि मैं ही आपसे तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम आप मुझे रेंजर कह के बुलाना। वो उसके कहती है कि वैसे जर क्या होता है? तो इस पर रे चिल्लाते हुए कहता है कि पगली जर नहीं रेंजर, अभी तो तुम्हें अकेडमी का ग्राउंड लगाना है और उसके बाद फॉरेस्ट का भी। सारे राउंड लगाने के बाद तुम्हें यहीं वापस आना है, और क्योंकि अभी सिर्फ 20 किलोमीटर की रनिंग है तो तुम किसी भी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों ही रनिंग करने लग जाते हैं, और ये बताता है कि बहुत सारे सॉर्सर्स रनिंग करते वक्त अपने फिजिकल एनहांसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्त तुम्हें जानना ही होगा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी बॉडी ही है। भले तुम्हारे पास कितने भी स्किल्स हो, लेकिन अगर तुम फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम्हारी कोई भी स्किल्स काम नहीं आने वाली। ट्रेनिंग खत्म होने पर रे कहता है कि भले आज की ट्रेनिंग आसान थी, लेकिन बेटा कल की ट्रेनिंग तो इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, तो रेडी रहना। तो उस पर से रे को रेंजर कहना भूल जाती है। इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बोला ना मैंने, मुझे रेंजर बुला करो। और इसी तरह हर दिन रोज के 10 बड़ी ट्रेनिंग चलती रहती है, और अपना रेबिया बिल्कुल सकलौंडा बन चुका था। रोज तो सोचती है कहीं मैं नर्क में तो नहीं आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि रे तो खिड़की से लटकते हुए उसे बर्तन पीट कर उठा रहा है। रे कहता है आखिर तुम सो कह सकती हो, जल्दी से उठकर अपनी ट्रेनिंग के लिए आओ। लेकिन नीचे उतरने पर सेरा उस पर काफी गुस्सा होने लगी, क्योंकि वो ऐसे ही गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं आ सकता। इस पर रे कहता है अरे मैं रे नहीं बल्कि इसका मास्टर हूँ, और मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको ज्यादा दुख पहुंचा तो। तभी रे की नजर रोज पर पड़ती है, जो उसे छुपकर भागने की कोशिश कर रही है। जो देख के रे कहता है कितने आसानी से बचे कहाँ जाओगी मैडम? रे तो बस जाके कूद गई, एक बार में ये रोज को पकड़ लेता है। लेकिन अब दिन के टाइम की ट्रेनिंग के वक्त रोज उससे फिर से बच के निकल जाती है। रे उसे हर जगह पर खोजने लगा कि तभी उसे एक जगह पर अल्बर्ट बैठा दिखता है। उसके इस तरह अकेले बैठने पर रे उससे पूछता है क्या हुआ, आज तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है? अल्बर्ट से बताता है कि वो बिल्कुल परेशान हो चुका है। वो ट्रेनिंग तो रोज कर रहा है, लेकिन उसे अपने अंदर पावर्स की कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। रे उसे कहता है चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी पावर्स के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग का भी फल मिलेगा। रे अब जाकर एलिस और क्लैरिस से भी रोज के बारे में पूछता है, पर ये दोनों भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो अब रे उसे ढूंढने के लिए अपने मास्क की पावर्स का इस्तेमाल करता है। क्या लगा था तुम लोगों को, इसने बस शो ऑफ के लिए पहना हुआ है। रे कुछ देर में अपने मास्क की वजह से रोज को ढूंढ लेता है। इधर बेचारी रोज खुद को छुपा कर बैठी हुई थी कि तभी उसे ढूंढते हुए रे बड़ी डरावनी तरीके से उसके सामने आता है। अचानक से रे को सामने देखकर वो काफी डर गई। वो कहते कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भागी नहीं थी, मुझे तो बस थोड़ा आराम करना था। पर अपने रे के सामने उसका कोई बहाना नहीं चलने वाला। रे उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाने के लिए उसे घसीटते हुए ले जाता है, भले ही वो कितना भी चिल्लाती रहे। अब इसको अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर रे सुबह सुबह एक लड़की के रूप में अपने कमरे से बाहर निकलता है। इधर रोज भी अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करती है, और आज तो कुछ उसने अपना नया रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं पर लड़की के गेटअप में उसके बगल से निकलते हुए कहता है कि मेरी नजर तुम पे है, ऐसी ही ट्रेनिंग करती रहो। ये सुनकर रोज ओके रेंजर कहती है, पर तभी वो देखते कि यहाँ तो रे है ही नहीं। रे मन में सोचता है कि अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पर अब मेरा मेन मिशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अब मैं डियोम अकेडमी जाने वाला हूँ। और इसके बाद दिखाया कि डियोम अकेडमी पहुंच चुका है। यहीं पर वे देखता है कि सामने खड़ी एक लड़की रो रही है, तो उसके पास पहुंच के अचानक से उस बॉक्स के अंदर से निकलता है। असल में यहाँ पर इस लड़की की बहन खो चुकी थी। तो रे उसे कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। रे उसे अपना नाम लिली बताता है, और इस छोटी बच्ची का नाम टियाना वॉल्गरेन है, जो सुनते ही रे शॉक हो गया। कुछ देर में रे उसकी बड़ी बहन को ढूंढ लेता है, जिसका नाम आरियाना है, और यही है रोज की पुरानी फ्रेंड आरियाना वॉल्गरेन। आरियाना और रे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आरियाना उसे देखते ही समझ चुकी थी कि लड़की जरूर किसी और अकेडमी से है। रे को कोई भी इस लड़की के गेटअप में नहीं पहचान पाता, क्योंकि बस उसने रूप तो बदला ही था, साथ ही साथ उसने अपनी आवाज भी बिल्कुल लड़की जैसी कर ली है। अब जब आरियाना को इतना शक हो ही गया था, तो रे उसे बताता है कि मैं कोई लड़की नहीं, मैं एक लड़का हूँ, मैं आयरलैंड अकेडमी से रे वाइट हूँ। वो सुनकर तो पहले बहुत हैरान हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो तो रे को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाती है। आरियाना से कहते हैं वैसे मैं तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम वो पहले ऑर्डिनरी हो जिसने आयरलैंड अकेडमी में एडमिशन लिया है। दरअसल रे की पावर्स के बारे में इन लोगों ने भी काफी चर्चा सुनी है। रे यहाँ पर असल में से फाइट करने आया था, और क्योंकि उसने उसकी छोटी बहन की मदद की तो भी फाइट करने के लिए मान जाती है। थोड़ी बकवास के बाद दोनों ही फाइट शुरू करते हैं। आर्यन ने जल्दी से जमीन पर झुक के एक लाइटनिंग अटैक करती है, जिससे रे का स्वॉर्ड वहीं पर टूट गया। रे को भी आर्यन काफी स्ट्रॉन्ग लगी, तो उसे भी रिस्पेक्ट देता है। मतलब ये रे भी कोई फाइट होती है, कम से कम ढंग से फाइट तो कर लेते। उसकी छोटी बहन के जाने के बाद आर्यन रे से पूछते क्या तुम स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लोगे? इस पर रे बताता कि कुछ कारणों की वजह से मैं बस उसमें कमेटी मेंबर के तौर पर पार्टिसिपेट करूंगा। वैसे क्या तुम्हें पता है, मैं अभी तुम्हारी एक पुरानी फ्रेंड को कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, जिसका नाम रोज है। ये सुनने के बाद आर्यन समझ गई कि यहाँ क्यों आया है। रे कहता कि चाहे कुछ हो जाए, इस बार तुमसे रोज हार नहीं सकते, क्योंकि मैंने उसे ट्रेन किया है। इधर रोज को दिखाया गया, जो कि अपनी आज की ट्रेनिंग से कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी। तभी अपना रे उसे आकर कहता है और ट्रेनिंग कैसे चल रही तुम्हारी? लेकिन जब ये रोज और बाकी सभी जब उसे देखते हैं तो वो उस लड़की के
सेटअप में ही होता है। और जब रे उन्हें बताता है कि उसने बस ये बेस बदला है तो उन लोगों तो पूरे होश उड़ जाते हैं। अब ऐसा तो होना ही था क्योंकि भाई ये बंदा पूरा लड़के में बदल चुका है, इतना कि कोई भी उसे पहचान न सके। अगले दिन रे अपने सारे दोस्तों को लेकर अपने मास्टर से मिलाने लेकर जाता है। रे मास्टर के पास आकर बताता है कि सारे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो उनका इंट्रोडक्शन सभी से करता है, जहाँ एलिजा तो उनकी काफी बड़ी फैन थी, इसलिए वो बुक पर एक ऑटोग्राफ भी मांगती है। इसके बाद जब ग्लैडिस खुद को इंट्रोड्यूस कर ही रही थी कि उससे पहले मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें हंटर बनना है ना, और तब वो अपना एक कार्ड सभी को दिखाती है। तो देखिए ग्लैडिस तो बिल्कुल हैरानी होती है क्योंकि पहली बार लाइफ में उसने इस कार्ड को देखा। दरअसल ये कार्ड टॉप लेवल के हंटर्स के पास ही होता है। इसके बाद रोज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, जिस पर मास्टर उसे कहते हैं कि हम तो अक्सर पार्टीज में मिलते ही रहते हैं, वैसे मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है अकेले में। इधर मेड भी रे को थोड़ा अलग ले जाकर बताती है कि एक बुरी खबर है, क्रीम रीपर के लोग अपनी चाल चल रहे हैं। रे के पूछने पर मेड कहते हैं कि फिलहाल तो इसके बारे में अभी ज्यादा किसी को भनक नहीं लगी, मगर इस टाइम पर ये हो रहा है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। मेड कहते हैं कि बहुत सारे हाई क्लास लोग भी इस कॉम्पिटिशन में होंगे, तो रे तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। इधर मास्टर रोज से आकर पूछते कि भला तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। पहले तो रे मुझे अपनी डेली रिपोर्ट्स भेजा करता था, पर आजकल तो इसमें सिर्फ तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रही हो। वो उसे बताते कि भले ही रे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंने उसे सब कुछ सिखाया है, पर मैं उसे इंसानी दिल को समझना नहीं सिखा पाई। जब हम लोग के साथ था तो वो ढंग से अपनी जिंदगी तक नहीं जी पाता था और न ही उसे दोस्त होने का मतलब पता था। ये वजह थी कि मैंने उसे अकेडमी भेजा। मास्टर कहते कि तुम जो चाहो कर सकती हो, पर अभी रे को ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम जरूर उससे कुछ छुपा रही हो। इसके कुछ समय बाद रे उसको फिर से ट्रेनिंग करने के लिए ले आता है, जहाँ रे उससे कहता है कि आज तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है और अगर तुमने इसे पास कर लिया तो मैं तुम्हें बैज ऑफ रिकॉग्निशन दूंगा। रे रोज को चैलेंज देता है कि तुम्हें मेरे ऊपर लगे इस फ्लावर को गिराना होगा और घबराओ मत, मैं अपनी ताकत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। वैसे यहाँ पर हमें दिखाया तो नहीं गया कि इस फाइट में आखिर जीता कौन है। और यही दूसरी तरफ स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन शुरू होने का वक्त हो चुका था, जहाँ प्रिंसिपल की थोड़ा मोटिवेशन देने के बाद फाइनली अब कॉम्पिटिशन शुरू होता है। यहाँ पर सैरा और कैरोलिन भी होती है। फर्स्ट मैच रोज का ही होता है एक नॉर्मल से फाइटर के साथ। प्रिंसिपल उन्हें रूल समझाते हैं, क्या तो तुम्हें जीतने के लिए अपोनेंट को स्टेडियम से बाहर फेंकना होगा या फिर जो अपोनेंट के चेस्ट पर रोज लगे हैं उसे वहाँ से हटाना होगा, और अगर मैंने मैच स्टॉप किया तो उसके बाद कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। मैच शुरू होते ही वो लड़का रोज के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन वो उसे बस डॉज करते हुए अपनी मैजिक से उसके चेस्ट पर लगे रोज को जला देती है। बाकी लोग ये देख कुछ ज्यादा हैरान होते हैं कि तब कैरोलिन बताती है कि रोज ने ऑलरेडी स्टेडियम के अंदर फायर मैजिक छुपा कर रखा था, इसी वजह से उसके लिए जीतना कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। इधर स्टेडियम से बाहर कहीं जाने लगा। अभी के पूछने पर वो कहता है कि भाई मैं अपनी कम्युनिटी मेंबर के तौर पर अपना फर्ज निभाने जा रहा हूँ। फिर एल्बर्ट के पास पहुंचता है और उसे एक रोज देते हुए कहने लगा कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। एल्बर्ट भी उससे वो रोज लेकर फाइट के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर शुरू होता है मैच एल्बर्ट और आरियाना का। स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे पर खतरनाक अटैक्स करने शुरू कर देते हैं। दोनों की फाइटिंग स्किल्स गजब की होती है, पर आरियाना फिर भी भारी पड़ते हुए एल्बर्ट को किसी तरह जमीन पर गिरा देती है। आरियाना कहने लगी वैसे अब तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं, तो अब हार मान जाओ। तब एल्बर्ट कोरे की गई हुई वो कुछ बातें आने लगी और वो इस बार उठकर बहुत ही स्पीड में आरियाना के ऊपर अटैक करता है। उसके इस अटैक से आरियाना की तलवार ही उसके हाथ से छूट गई, पर फिर भी वो किसी तरह एल्बर्ट की तलवार को पकड़ लेती है और अपने मैजिक से उस तलवार को वहीं पर तोड़ डालती है। आखिर में आरियाना का एक पावरफुल पंच लगने पर एल्बर्ट सीधा स्टेडियम के बाहर ही आ गया और इसी के साथ आरियाना मैच जीत जाती है। रूस के दोस्त भी देख के हैरान थे कि भाई तो गजब की फाइटर है, रोज की फाइट इससे होने वाली है क्या। दूसरी तरफ इधर रेप कहीं जा रहा होता है, लेकिन एक अनजान चीज उसे पीछे से घूर रही थी। वो जैसे रेप पर अटैक करने वाला था कि तभी रेप पीछे मुड़ता है। अचानक से वो चीज गायब हो गई और पीछे से एनवायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट सामने आता है। दोनों अब एक साथ रे की मास्टर एम्सवर्थ के पास पहुंचे, जहाँ रे को कुछ अजीब दिखता है तो उन लोगों से पूछता है उनके बारे में। मेड कहते हैं चलो मैं तुम्हें पहले हील ड्राइव के बारे में बताती हूँ। हील ड्राइव वो लोग होते हैं जो कि एम्पायर को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराते हैं। यहीं पर एम्सवर्थ यानी कि रे की मास्टर उसे बताते हैं जिसे तो मेरी मेड समझ रहे हो ना, वो इस पूरे एम्पायर की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंट है। इस सुन के तो रे को भी यकीन नहीं होता है क्लैरिसा एक एजेंट है। दरअसल मास्टर की मेड का नाम क्लैरिसा है और तब एनवायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट बताता है कि मैं इसका भाई हूँ। रे इससे पूरी तरह हैरान था क्योंकि आज से पहले उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। तब प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं क्रीम रीपर्स ने इस टूर्नामेंट में दखल दिया है। उन लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग हाई क्लास के नोबल्स के बच्चों को पकड़कर उन्हें मार दें। वो रे से कहते हैं कि तुम बस अभी उनसे अलर्ट रहना क्योंकि उनका भी मेनली टारगेट स्टूडेंट्स है। और साथ ही क्लैरिसा का छोटा भाई रेक्स एनवायरमेंट क्लब का प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी का इंचार्ज है। तो अगर कुछ भी तुम्हें सस्पिशियस दिखे तो पहले इसे बताना। एम्सवर्थ भी उससे कहती है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम इस मिशन में आइस ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी अब डिसाइड कर लेता है कि वो क्रीम रीपर्स को रोज के बैटल के बीच में बिल्कुल नहीं आने देगा। इसके बाद अगले दिन का टूर्नामेंट दिखाया गया जहाँ सीनियर सेक्शन में मैच चल रहा था और रेबिका भी सीनियर्स के फाइनल पहुंच जाती है। एलिस और क्लैरिस कुछ ज्यादा घबराए हुए थे और रे को बताते हैं कि रोज ने तो खुद को कमरे में ही बंद कर लिया, वो बाहर भी नहीं आ रही और ना ही हमसे कुछ बात कर रही है। नहीं पर दूसरी तरफ एक दूसरा मैच भी चल रहा था जहाँ पर एक लड़का बस 2 सेकंड्स के अंदर इस मैच को जीत जाता है और ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर देने वाला मैच था क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना जल्दी मैच नहीं जीता। और वो वहाँ से जाते हुए रे की तरफ देखता है। इसके कुछ समय बाद अब रे अभी कहने पर उससे मिलने जाने लगता है। वो उसके गेट पर जाकर उससे कहता है कि रोज गेट खोलो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। रे उसे वहाँ पर काफी समझाता है तो आखिर वो गेट खोली देती है। रोज कहते हैं कि मैं तो बस इस वक्त एक रोल पूरा कर रही हूँ रॉयल फैमिली की बेटी होने का। मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंची, लेकिन यही अगर मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे पास्ट से कंपेयर करूँ तो मैंने तो कुछ भी तुम्हारा जैसा नहीं किया। रे उसे इस बात पर समझाता है और ऐसे सोचने से मना करता है, और इसके बावजूद भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी आरियाना से नहीं जीत पाएगी। रोज को ऐसा लगता है कि उसके पास जीतने कोई कारण नहीं और वो तो बस पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह है। रे उसे कहता है तुम्हें सब सोचने की जरूरत नहीं, अपने जीने का मकसद ढूंढो। और साथ ही उसे यहाँ पर बताता है सच कहूँ तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसके पूछने पर रे कहता है चाहे कुछ हो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और आखिर में इतना समझाने के बाद फाइनली रोज के दिमाग में उसकी कुछ बात जाती है। वो वहीं पर रे का हाथ पकड़ के सो चुकी थी और उसे वहां से जाने नहीं देती है। तब रे याद करता है कैसे उस दिन उससे फाइट करते वक्त रोज ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। रे को यकीन है कि चाहे
कुछ हो जाए, रोज इस मैच को जीतने वाली है। इसके बाद इस कॉम्पिटिशन का फाइनल होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइट करेंगे आर्यना और रोज। ये सभी को बता दें कि मैं उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे समझा दिया और वो इस फाइट में जरूर आएगी। और तब क्लेरिस के पूछने पर रे कहता है कि मैं कल पूरी रात उसके साथ था। ये लोग तो इस समय कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। अभी तो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि अपना मासूम लड़का इतनी जल्दी मर्द बन जाएगा। दूसरी तरफ क्लेरिस को भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसके पीछे वही अजीब सैनिटी होती है। एनवायरमेंट क्लब के प्रेसिडेंट रेक्स को दिखाया गया, जो कि एक लाइट चमकते हुए देखता है। वो अब सारा के पास जाकर काम का बहाना ला के वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो रे के पास आकर उसे बताता है क्लेरिस के साथ 8 और रॉयल स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया गया है। जो सुनकर अब रे भी उन्हें खोजने की सोचता है और बताता है कि मुझे नीचे से एक डेथ का ऑरा महसूस हो रहा है। इतना अब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी शुरू होने वाला था। आर्यना मैच के स्टार्ट में अपनी तलवार हवा में फेंक के अपने अंदर से इथर नाम की पावर को तेजी से रिलीज करते हुए कम्प्लीटली अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेती है। आर्यना रोज के ऊपर अटैक करना शुरू करने लगी और अचानक से उसके ऊपर एक खतरनाक मूव इस्तेमाल करती है। जो देखते ही अभी बोलता है कि यार इसी मूव से तो एल्बर्ट हारा था। कैरोलिन बताती है कि आर्यना की फैमिली का फिक्स सॉर्सरी ओरिजिन है। इस मैजिक की वजह से जो नॉर्मली फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आर्यना यहाँ पर बिल्कुल ही रोज के ऊपर थोड़ा भी दया दिखाते हुए उस पर लगातार अटैक्स करती है, लेकिन इतने में अब जल्दी से रोज भी अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करती है। आर्यना ये देख के थोड़ा पीछे हटी और रोज से कहती है तुमसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। इधर रे भी क्लेरिस के पास पहुंच जाता है, जहाँ जैसे ही वो उसे उठाने लगा उस बेसमेंट के अंदर एक मैजिकल ट्रैप क्रिएट हो जाता है, जिससे अभी लोग बाहर के लोग किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और तभी वो सारे क्रिमिनल्स भी सामने आते हैं। रे आप क्लेरिस से माफी मांगते हुए उसे उठाकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगा। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके आइस ब्लेड्स को निकाल लेता है। रे भी अब इन क्रीम रीपर से फाइट करनी शुरू कर देता है और रे के सामने तो लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। वो अब रे से बचने के लिए उसके आसपास कंप्लीट डार्कनेस क्रिएट कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपना रे काफी खतरनाक एंटी मटेरियल कोड का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर लाइट सामने आ गई। और साथ ही रे के इस एंटी मटेरियल कोड को क्रिएट करने से जो बैटल चल रही थी उनके मैजिक क्रिएचर्स जो कि उन्होंने क्रिएट किए थे वो सबके सब गायब हो जाते हैं। कैरोलिन ये देख के समझ जाते हैं कि इसका मतलब रे अपनी एंटी मटेरियल कोड का इस्तेमाल कर रहा है। इस सारे क्रिमिनल पर सब डर के मारे भागने की कोशिश करने लगे और भाई अपने रे के हाथों से इतनी आसानी से बच के जाएंगे कहा। वो इन सभी को अपनी आइस क्रिस्टल्स के अंदर जमा कर देता है। इतने में रेक्स भी वहाँ पहुंच गया और रे कहता है कि मैंने बस अभी नहीं रोका है, मारा नहीं। रेक्स उसे कहता है कि आप तुम जा सकते हो, यहाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और भैया रे तो कुछ ज्यादा जल्दी में था, क्लेरिस को बनाए उतारे वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ टूर्नामेंट में आर्यना और रोज में से कोई भी फाइट में गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होता। जो देख के आर्यना अब सबसे अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने का फैसला करती है। उसके पूरे शरीर के आसपास बिजली आनी शुरू हो जाती है और उसका रूप तो इस बार बिल्कुल ही अलग होता जाता है। रोज को ये देख के यकीन नहीं होता कि इससे भी ज्यादा पावर्स इंक्रीज कर सकती है। उसी वक्त आर्यना बहुत स्पीड में आकर रोज को एक पंच देती है। इस पर रोज थोड़ा सा डिफेंस करने लगी, लेकिन इसके बावजूद ही वो उस पर एक और खतरनाक पंच मारती है। इस रोज का फादर भी बैठकर देख रहा था। वो अब जमीन पर गिर चुकी थी और आर्यना उसे हार मानने को कहती है। अब यहाँ पर रोज भी लगभग हार मानी चुकी थी। इतने में रे वहाँ आकर उसे पुकारता है। उसकी आवाज सुनते ही पता नहीं उसके अंदर एक अलग ही जोश बढ़ गया और वो भी अब अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद रोज कहती है बेटा आप तो मुझे छूके तो दिखा। वो आर्यना की तरफ घूमते हुए अपने अटैक का इस्तेमाल करती है। उसके अटैक करने के बावजूद भी आर्यना किसी तरह फिर से उस पर अटैक करने लगी, लेकिन वो तो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाती और रोज वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसा यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। रोज कहती है मैंने कहा ना तुम मुझे टच नहीं कर सकती। सभी देख के बहुत ही हैरान थे और ये कैरोलिन हर बार की तरह इस बार भी इस अटैक को समझाती है। वो बताती है कि कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस ओरिजिन का। जहाँ तक मुझे पता है इसमें बटरफ्लाई थ्योरी का भी इस्तेमाल होता है। ये उन अटैक्स में से एक है जिसे स्पेशल सॉर्सर्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें अपन जिस बटरफ्लाई पर अटैक करता है वो बटरफ्लाई अपने आप को दूसरे से रिप्लेस कर देती है। इस कारण से इस अटैक के यूजर को कोई टच नहीं कर सकता। इधर इनकी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ आर्यना हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी कई कोशिशों के बावजूद भी वो रोज पर एक भी अटैक नहीं कर पाती। उल्टा उसके ऊपर हर बार एक बटरफ्लाई ब्लास्ट होता है और साथ साथ अब तो रोज की हालत भी कुछ ज्यादा खराब होने लगी। तो ये देखकर समझ जाता है कि रोज ने पावर को ज्यादा इस्तेमाल कर ली। इधर तो यार इसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो गया। पर यार अब भी इन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगे, जहाँ रोज के अटैक से तो आर्यना की शील्ड भी टूट जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आर्यना फिर से अटैक करने लगी। धीरे धीरे अब इन दोनों की हालत और भी बुरी हो जाती है। रोज का फादर भी फाइट देख के हैरान था और अब आखिरकार दोनों अपनी फुल पावर में अपना फाइनल अटैक इस्तेमाल कर देते हैं। आर्यना के चेस्ट पर जो फ्लावर था वो अब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद दिखाया गया कि आर्यना हार चुकी है और रोज की भी हालत बहुत ही खराब होती है। और यार इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। और हाँ अभी सिर्फ पार्ट 1 एंड हुआ है, एनिमे नहीं। अभी तो क्लाइमेक्स सीन बाकी है, जहाँ पर मेन विलन की एंट्री होगी और तो और की अभी रियल पावर्स भी देखने को मिलेंगी। तो अगर पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।